हेलो एंड वेलकम टू वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 3 जो क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है उसकी। अर्थ की इंटीरियर पोर्शंस में कितने लेयर्स हैं, ठीक है, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में सब टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, इंटीरियर के बारे में देखते हैं कि इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या है। इसमें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर, मतलब जो इंटीरियर होता है, जो अर्थ का इंटीरियर है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है साइंटिस्ट को या जो रिसर्च कर रहे थे उनको। तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि एक डायरेक्ट सोर्सेस, एक इनडायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन कि इंटीरियर कैसा है, कौन कौन मटेरियल है, कितने हाइट पे कौन सा लेयर है, इस सब इंफॉर्मेशन को दो सोर्सेस में डिवाइड कर दिया गया है, एक डायरेक्ट सोर्सेस और एक इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस क्या होता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इसमें जो मटेरियल लावा निकला, ठीक है, तो ये तो नीचे से निकला, तो ये एक डायरेक्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का। और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट सोर्स होता है कि सपोज अर्थक्वेक हुआ किसी पॉइंट पे और यहाँ पे कोई सपोज जिस रिचेस स्केल या मर्काली स्केल से हम लोग जो मेजर करते हैं अर्थक्वेक, ठीक है, यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, तो वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इससे हम लोग रेफरेंस करते हैं कि कौन सा वेव अचीव हो रहा है, इन्फरेंस करते हैं कि कौन सा वेव अचीव हो रहा है, कौन सा वेव अचीव नहीं हो रहा है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे इसे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ का स्ट्रक्चर, जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर में हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसे मेंटल बोलते हैं, इसे कोर बोलते हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी टाइप्स क्या होते हैं और उससे एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, यस, ये कहता है कि नो वन कैन रीच इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि अर्थ के जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है, ठीक है, डेंसिटी भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो बहुत नीचे तक अंदर जाना संभव है नहीं। हम लोग जाएंगे भी तो ऊपर क्रस्ट तक ही जाएंगे और हार्डली हम लोग मेंटल के सबसे ऊपर लेयर तक पहुंच सकते, इसके नीचे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्टली जाना तो संभव है नहीं, तो इसीलिए जो इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस केस में, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, एस्टिमेट्स एंड इन्फेरेंस यही एक मेन टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। आगे बढ़ते हैं। Physiography and landscape of an area. Wait. Physiography and landscape of an area is shaped by exogenic and endogenic processes. See what he is saying कि suppose ये surface है अर्थ का, तो यहाँ पे माउंटेन हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। तो ये जो माउंटेन एंड डेजर्ट्स बने हैं ये एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल जो प्रोसेसेस है उसके कारण, एक इंटरनल प्रोसेसेस, जैसे यहाँ पे माउंटेन बने हैं क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुआ होगा, उससे भी एक माउंटेन बन सकता है। इंटरनल जो प्रोसेसेस होते हैं उसका भी रोल होता है। अर्थ की जो सरफेस है, ओके, सपोज ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ डेजर्ट हो सकता है या माउंटेन हो सकता है। ये डेजर्ट एंड माउंटेन जो बनता है उसमें दो प्रोसेस काम कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल प्रोसेस काम करता है, एक एक्सटर्नल प्रोसेस काम करता है, एक एक्सटर्नल प्रोसेस काम करता है, ठीक है, जिसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं। एक इंटरनल प्रोसेस काम करता है जो अर्थ के नीचे से काम करता है, अर्थ के अंदर से जो प्रोसेस काम करती है। सपोज वोल्केनिक इरप्शंस हुआ तो नीचे से बाहर मटेरियल आया ऊपर, तो ऊपर का जो फिजियोग्राफी है, जो लैंडस्केप है, वो शेप्ड होता है, हम लोग कह सकते हैं कि एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण भी और इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण भी।
ठीक है, जैसे सुनामी होता है, सुनामी जो होता है वो सिंपली होता क्या है कि ओशियन के अंदर, सपोज ये ओशियन का ये बेस है, ये ओशियन है, ये पानी है, ठीक है, ये फॉल्ट के अलोंग होता क्या है कि जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स थोड़ा नीचे चलाता है, ये हो जाता है, तो यहाँ पे एक वेव जनरेट होती है और यही वेव आगे की ओर बढ़ती है और कहते हैं कि ये ओशियनिक वेव्स आ गए हैं, सुनामिक वेव्स आ गए हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सुनामी का एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हम लोग सब जानते होता क्या है, अर्थक्वेक नीचे में एक एनर्जी का सेंटर होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो सरफेस तक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी जाती है, ठीक है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। वोल्केनो हम सब जानते हैं कि नीचे से जो मैग्मा होती है फ्लो होके ऊपर की ओर जाती है लावा के फॉर्म में, ठीक है, और न्यू मटेरियल ऊपर पहुंचती है सरफेस पे नीचे से, उसी को हम लोग वोल्केनो कहते हैं। ये सब इन्फ्लुएंस होती है इंटरनल फोर्सेस के द्वारा। अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हम सबको पता है, जो अर्थ होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, पता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लेयर, अब इन्हीं सब लेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। अब देखो डायरेक्ट सोर्सेस की बात करता है। डायरेक्ट सोर्सेस क्या है, कहता है सरफेस रॉक एंड रॉक्स फ्रॉम द माइंस। जैसे डायरेक्ट सोर्सेज की जो सरफेस पे आपको रॉक्स मिल रहे हैं वो भी तो एक डायरेक्ट सोर्स है ना, जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि एक्चुअली ये सब वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू लावा के फॉर्म में ऊपर आए हैं, तो ये अंदर से ऊपर आए हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर आप जो माइनिंग करते हो, माइनिंग करके जो आप अंदर तक जाने की कोशिश करते हो और अंदर की जो मटेरियल आपको मिलती है, जो इन्वायरमेंट होता है, उससे आपको फिर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। जैसे गोल्ड माइन है साउथ अफ्रीका में, ये 3 से 4 किलोमीटर मतलब डीप है, इसके जाना पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा जाना पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर जाने पे हम लोग को पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो डिगिंग का काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, मतलब अर्थ में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, सपोज ये ओशियन है, तो ओशियन के अंदर से साइंटिस्ट मिलके प्रोजेक्ट चला रहे हैं ये ओशन ड्रिलिंग के लिए। ड्रिलिंग करके वो लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कौन सा लेयर है, कितना लेयर है, कौन कौन मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। उसका नाम जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एक चल रहा है और एक इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। डीपेस्ट ड्रिल इन द कोला आर्कटिक ओशन 12 किलोमीटर, जो सबसे गहरा अभी तक हम लोग अंदर जा पाए हैं अर्थ में, वो कोला एक जगह है आर्कटिक ओशन में। अब जैसे वोल्केनिक मटेरियल्स जो निकलता है, मैंने पहले ही बताया कि लावा के थ्रू नीचे मैग्मा होता है, ये मैग्मा होता है, ये फ्लो करके ऊपर लावा के फॉर्म में जब जाती है तो अंदर से मटेरियल बाहर आती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक डायरेक्ट सोर्स का एविडेंस है जो आपको बताती है कि अंदर क्या क्या है। इनडायरेक्ट सोर्सेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है, टेम्परेचर, वो मैंने बताया कि अंदर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज होती है और डेंसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। और माइनिंग एक्टिविटी जब हम करते तो बहुत अंदर तक नहीं जा सकते, ये मैंने पहले बताया। तो इसलिए जो साइंटिस्ट है वो इन्फरेंस और एस्टिमेट्स के थ्रू अंदर क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन मटेरियल हो, उसका इंफॉर्मेशन वो लोग निकालने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्टली। कई बार होता है कि मेट्योर्स क्या होता है, जो बाहर से मटेरियल आता है अर्थ पे आके गिरता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये ऐसे ही मटेरियल से अर्थ बना होगा एक टाइम में। हमने पहले चैप्टर में देखा था बिग बैंग थ्योरी जो हुई थी, जो बिग बैंग वाला कॉन्सेप्ट था कि वो एक ही मटेरियल से बाहर वाला चीज भी बना है और एक ही मटेरियल से ये अर्थ भी बना है। तो ये सोर्स होता है कई बार कि ये पता करने के लिए अंदर क्या क्या मटेरियल पॉसिबल हो सकता है। ओके, नाउ हमारा जो जी वैल्यू, जी हम लोग सब जानते हैं, जो अर्थ है कोई ऑब्जेक्ट इस पे गिराते हैं तो नीचे गिर जाता है, जी एक्सेलरेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे बात करते हैं। ये जी वैल्यू हर जगह सेम नहीं है। हम लोग सब 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में ये 10 होती है इसकी वैल्यू, कई लोग 9.8 भी एग्जैक्ट अगर लेना चाहे तो ये लिखते हैं, बट अप्रोक्सीमेट 10 लेते हैं। तो ये वैल्यू फिक्स नहीं होता, ये अर्थ के सारे पोर्शन पे जी की वैल्यू यही फिक्स नहीं होती, वेरी करती है जी की वैल्यू।
जी की वैल्यू वेरी करते हैं, इसका मतलब कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक ही तरह के मटेरियल नहीं है, अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल अलग अलग पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए जी की वैल्यू वेरी कर रही है। ये भी एक इन्फरेंस के थ्रू हम लोग निकालते हैं ये जो जी की वैल्यू अलग अलग अर्थ के अलग अलग पार्ट पे जी की वैल्यू जो अलग अलग होती है, तो इसी चीज को ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी एनोमली मतलब गैप बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड जी। हम लोग एक्सपेक्टेड तो ये करते हैं जी की वैल्यू 9.8 आएगी और एक्चुअल में इससे ज्यादा इससे कम मिलती है अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग पोजीशन ऑफ द अर्थ पे, तो इसीलिए कहते हैं कि इसे ग्रेविटी एनोमली है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो सर्वे होता है वो भी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के अलग अलग लेयर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, क्योंकि अर्थ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ऐसे करके, हम लोग सबने पढ़ा होगा जब मैग्नेटिज्म 9th 8th में पढ़े होंगे, तो ये जो निकलता है मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओके, सिस्मिक एक्टिविटी, जब अर्थक्वेक आती है तो जो वेव्स ये निकलती है, अर्थक्वेक में जो वेव्स निकलते हैं वेव्स, ठीक है, तो वो वेव्स को हम लोग मेजर करते हैं अलग अलग डिवाइस से, तो ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि अंदर में चल क्या रहा है या अंदर अर्थ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें अवेलेबल हो सकती है। जो हमारे जो डिवाइस है उस पे जैसे जैसे वेव्स सिस्मिक एक्टिविटी के दौरान, या तो मतलब कि अर्थक्वेक के दौरान जो वेव्स हमारे डिवाइसेस पे रिच स्केल या मरकरी स्केल पे जो रिकॉर्ड होती है वेव्स, उसके अनुसार उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि अंदर में क्या क्या मटेरियल या क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक का सिंपल डेफिनेशन क्या है? अर्थक्वेक होता है कि हमारा जो अर्थ है वो प्लेट से बना हुआ है। इन जनरल ऐसे आप समझिए कि हमारा जो अर्थ है वो प्लेट से बना हुआ है, और एक प्लेट दूसरे प्लेट के जो बीच में फॉल्ट डेवलप होती है, या कई बार होता है कि एक ही प्लेट में फॉल्ट डेवलप हो जाती है। ये फॉल्ट मींस एक दरार बोल सकते हो उसे, ठीक है, या दो प्लेट के बीच में जो फॉल्ट होती है, सपोज एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो इसके बीच में एक फॉल्ट डेवलप हुई है, ये जो लाइन है दरार है, ठीक है। या कई बार होता है कि एक ही प्लेट में फॉल्ट डेवलप हो जाती है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये फॉल्ट के अलोंग हम लोग क्या देखते हैं कि नीचे की ओर आप देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और ऊपर की ओर फ्रिक्शन का फोर्स, ये सरफेस एक दूसरे से सटा है इसलिए ऊपर की फ्रिक्शन का फोर्स लगी है, इसीलिए ये दोनों रेस्ट पर हैं और इसमें एनर्जी स्टोर होती है। बट जब ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जब ज्यादा हो जाता है तो ये थोड़ा नीचे खिसक जाता है या थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के कारण जो एक पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है, इसे फोकस बोलते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक जो होता है बोलते हैं कि अर्थक्वेक का ये फोकस है जहां से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जब रिलीज होती है तो सबसे पहले वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है चारों तरफ, आप सर्किल देख सकते हैं, वेव्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो सबसे पहले नियरेस्ट जो सरफेस है उस पे जाती है। तो जो नियरेस्ट पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे जहां पे ये वेव्स, जहां पे ये एनर्जी फील होती है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये फॉल्ट है, फॉल्ट के अलोंग एनर्जी जनरेट हुई, इस वो एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल की, जो सबसे पहले अर्थ सरफेस पे जिस पॉइंट पे वो वेव्स पहुंचती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन वेव्स होते हैं। ओके वेट, शेकिंग ऑफ द अर्थक्वेक का मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ। ओके, सडन स्लिप ऑफ प्लेट ऑन द फॉल्ट, मैंने बताया कि प्लेट हो फॉल्ट पे स्लिप हो जाती है। स्लिप क्यों होती है? कहता है कि ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक, जो ये क्रस्ट है ना, ये हम लोगों ने देखा जो अर्थ होता है, ठीक है, ये क्रस्ट होता है ऊपर वाला लेयर, तो ये
ये बहुत सारे प्लेट्स से मिलके बनती होती है। वो प्लेट्स में फॉल्ट होता है, उसमें ब्रेकिंग हो जाती है तो फॉल्ट जनरेट होता है, और वही फॉल्ट के अलोंग अर्थक्वेक होता है, एनर्जी जनरेट होती है। When the stress on the edge means stress, यहाँ पे resistance और जो gravitational force की बात कर रहा है, rocks along the fault have the tendency to move in the opposite direction. Yes, इसकी tendency opposite direction में move करने की। Overcome the friction, friction force ये है, और friction force ये है, और नीचे में gravitational force है जिसे stress बोल रहे हैं। स्ट्रेस बोल रहे हैं, जब ये ज्यादा हो जाता है फ्रिक्शन से तो एनर्जी, मैंने पहले बताया आपको। ओके, ड्यू टू दिस एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव, वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन टू रीच द सरफेस, सारे डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल होते हैं, सारे डायरेक्शन में वेव ट्रेवल होते हैं। फोकस हाइपोसेंटर, जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। ओके, एपीसेंटर कहते हैं कि पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, फोकस से सबसे नजदीक वाला पॉइंट जहां पर वेव ट्रेवल करती है, सबसे पहले वेव जाती है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये अबव द फोकस होती है, यानी फोकस के ऊपर वाले, जो फोकस के जस्ट ऊपर होती है अर्थ सरफेस पे, एपिसेंटर। आगे बढ़ते हैं, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पता करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स क्या है, कितने हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अर्थक्वेक हैपन इन द लिथोस्फीयर, हम लोग को सबको पता है। लिथोस्फीयर में अर्थ होता है ये जो आपका ये कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। लिथोस्फीयर कहते हैं ये क्रस्ट और मेंटल के ऊपर वाला पार्ट को जब मिला लें, मेंटल के ऊपर वाले पार्ट को मिला लें तो ये लिथोस्फीयर कहलाता है। आगे हम लोग पिक्चर में देखेंगे। जैसे देखो, ये यहाँ पे ये देखो पिक्चर में, ये है आपका क्रस्ट और मेंटल के ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन को मिला ले तो ये लिथोस्फीयर कहते हैं। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, लिथोस्फीयर देख लिया। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ होता है एक डिवाइस होता है जो रिकॉर्ड करता है वेव को, जो सरफेस पर रीच करता है। 3 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, पी वेव्स, एस वेव एंड सरफेस वेव। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये सिस्मोग्राफ पे जो वेव्स रिकॉर्ड होता है अर्थक्वेक के बाद, उसको मेजर करने पे ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। अराइवल टाइम ये दिखा रहा है, देखो अगर हम लोग ये टाइम फ्रेम ऐसे देखें तो सबसे पहले पी वेव रिसीव होता है उस डिवाइस पे, फिर एस वेव रिसीव होता है, फिर सरफेस वेव रिसीव होता है। आप सरफेस वेव का ये एम्पलीट्यूड देख सकते हो, जो वेव होता है ना, वेव अगर साइनसॉइडल आप वेव मानते हो तो इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये जो सरफेस वेव का जो एम्पलीट्यूड है सबसे बड़ा है, इसका मतलब सरफेस वेव बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग, डेंजरस है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये जब सरफेस पे जनरेट होता है। तो आगे देखेंगे इसके और फीचर्स। 3 वेव्स होते हैं, पी वेव, एस वेव एंड सरफेस वेव्स, ठीक है। यहाँ से जो वेव जनरेट होती है वो 3 वेव, ऐसा बोल रहा है कि यहाँ से 2 वेव ही जनरेट होती है। एक सरफेस पे प्रोड्यूस होती है जिसे सरफेस वेव कहते हैं, और 2 अंदर में प्रोड्यूस होती है। यहाँ से वही एनर्जी यहाँ पहुंचाती है। देखते हैं वेव्स, वेव को बोला है कि 2 टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं, ठीक है। बॉडी वेव ट्रेवल इन द बॉडी ऑफ द अर्थ, जैसे यहाँ से जनरेट हुई, जैसे यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई वो वेव्स के फॉर्म में सरफेस पे पहुंचती है। तो वो अगर इसको बॉडी माने, इस पोर्शन को बॉडी माने, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही वेव जनरेट होती है, एस और पी, इसे बॉडी वेव कहते हैं। जब ये वेव सरफेस पे पहुंचती है तो इन दोनों की मदद से एक तीसरा वेव जनरेट होता है जिसे हम लोग सरफेस वेव कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिंग वेव होता है। सरफेस वेव है, सपोज ये सरफेस वेव है, जनरेट हुई है, अब ये ट्रेवल करेगा तो यहाँ माउंटेन है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ रॉक्स है, तो इन सब से ये वेव ट्रेवल करते हैं। सपोज ये रॉक है और सरफेस वेव ये जा रही है, तो सरफेस वेव जाती है तो इसके बॉडी से पास होती है, जो मटेरियल रखे हैं वो बॉडी से पास होती है। सपोज माउंटेन है तो उससे, तो उसकी बॉडी से पास होती है, तो इसके बॉडी में कुछ इम्पैक्ट जनरेट करती है वेव, जैसे ये ट्रेवल करती है। हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन कहते हैं चेंजेस व्हेन द रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, और जो
और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इससे इस बॉडी से जो सरफेस वेव जब ट्रेवल करती है तो ये रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट हम लोग सब जानते हैं। रिफ्लेक्ट क्या होता है हम लोग सबने पढ़ा है, 8th में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्ट होता है कि ऐसे देखो, रिफ्लेक्ट ये लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने। तो वैसी वेव आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि ये ऐसे आती है और ये ऐसे हो जाती है या ऐसे हो जाती है, हम लोगों ने पढ़ा है ये सब 8th में, ठीक है। तो ये वेव वैसे ही जब इंटर करती है इसमें तो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। और जब ये अंदर चलती है रिफ्रैक्ट होके तो इसके मटेरियल्स में इंपैक्ट डालती है। डेंसर मटेरियल में ज्यादा वेलोसिटी से चलती है, जैसे ये हम लोग रिफ्रैक्शन में देखते थे डेंसर एंड रेयर मीडियम, वैसे ये वेव जब इंटर करता है बॉडी में तो बॉडी यदि डेंसर होगा तो इसमें वेव ज्यादा स्पीड से चलेगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है वैसे ही वेव्स का भी मटेरियल के अंदर डायरेक्शन चेंज हो सकता है रिफ्रैक्शन के बाद। जो पी वेव होता है वो पी वेव, इसे प्राइमरी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव कहते हैं, ये फास्टर होता है एस वेव से, ठीक है। इसीलिए आप देखो यहाँ पे तो सबसे पहले पी वेव यहाँ पे स्केल पे दिखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पी वेव फास्टर होता है, इसीलिए स्केल में सबसे पहले पी वेव देखा जाता है, फिर उसके बाद एस वेव देखा जाता है, उसके बाद सरफेस वेव जाता है। यानी कि स्पीड में तुलना करें तो पी वेव की स्पीड ज्यादा है एस वेव से, ठीक है। पी वेव देखिए फास्टर, फर्स्ट अराइवल सरफेस बता दिया मैंने। फिर सिमिलर टू साउंड वेव, ये साउंड वेव की तरह होता है, साउंड वेव की तरह होता है। जो पी वेव है ना वो सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है। पी वेव की ये फीचर्स है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ये चल सकता है, ठीक है। एस वेव के कुछ फीचर्स बताते हैं। अब एस वेव का थोड़ा फीचर्स देखते हैं क्या है। एस वेव का फीचर्स क्या है कि ये इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। ये थोड़ी स्लो होती है, ये स्लो होती है पी के कंपैरिजन में, यानी इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है पी के कंपैरिजन में। और ये एस है, एस से सॉलिड, सिर्फ ये सॉलिड में ट्रेवल करता है, लिक्विड गैस में ट्रेवल नहीं कर सकता एस वेव, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। वाटर में ट्रेवल नहीं कर सकता, एयर में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल कर सकता है इस वेव। एस से सॉलिड, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, और यही जो पी वेव है और एस वेव है, हम लोग सरफेस पे जब मेजर करते हैं डिवाइस से तो पी और एस वेव इस तरह से जो मेजर करते हैं सरफेस पे पी और एस वेव, तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करता है, तो अगर एस वेव जहां जनरेट हो रहा है इसका मतलब उसके नीचे सॉलिड है, ठीक है। जहां से सोर्स है, जहां से एनर्जी रिलीज हुआ है वहां से लेके सरफेस तक सॉलिड है, इसीलिए हमारे स्केल में सॉलिड एस वेव जनरेट हो पा रहा है, क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड में चलता है। अगर एस वेव जहां जनरेट नहीं हो रहा है इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं लिक्विड आया है। इसीलिए इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, इनडायरेक्टली इन्फेरेंस है कि अर्थ के कौन सा लेयर सॉलिड है, कौन सा लेयर लिक्विड है, ये वेव्स के स्टडी करके। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट ये है, देखो शैडो जोन की हम लोग बात करते हैं। जो पी वेव का शैडो जोन है, सपोज यहां अर्थक्वेक हुआ, इस पोर्शन पे अर्थक्वेक हुआ, सपोज यहां अर्थक्वेक हुआ तो पी वेव चलना स्टार्ट किया, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। बट जो हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ में ये कोर है ना, कोर है, अर्थ में कोर है, ये मेंटल है। तो ये कहते हैं कि पी वेव तो सॉलिड, पी वेव जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से जा सकता है। एस वेव से सॉलिड से जा सकता है। तो आप देखो अंदर में सॉलिड हो या लिक्विड है, पी वेव को फर्क नहीं पड़ता और वो ट्रेवल कर सकता है सबसे। तो देखो ये पी वेव ट्रेवल कर रहा है, पी वेव ट्रेवल कर रहा है, यहाँ तक पी वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। बट उसके बाद चूंकि ये कोर, आउटर कोर है, यहां से आप देख सकते हो जैसे ये आउटर कोर है ना, जैसे ये कोर है टोटल, ये यहां देखो, इस पिक्चर में देखो ये कोर है, ये कोर है। तो ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड है,
और नीचे वाला सॉलिड है। ये मेंटल का नीचे वाला पोर्शन सॉलिड है, अब देखो, ठीक है। ये पार्शियली पार्शियली मेल्टेड वाला ये है, मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन हल्का सा लिक्विड है, और ये कह सकते हैं ये सॉलिड है। तो ये सॉलिड था, तो यहाँ से तो ट्रेवल कर गया पी वेव, और लिक्विड से भी वो ट्रेवल करता है। तो लिक्विड में थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के दौरान वेव का डायरेक्शन चेंज होता है। हम सब लोग जानते हैं ये रिफ्रैक्शन ये होता है। अगर हम रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करें, वेट, अगर हम लोग रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करें तो ये रिफ्रैक्शंस होता है ना, ये ऐसे ट्रेवल कर सकता है या ऐसे ट्रेवल कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होता है, फिर यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होता है। ये कोर है, कोर में ये पोर्शन आपका लिक्विड है, ये पोर्शन सॉलिड है। तो उससे वो ट्रेवल करके रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे वेव ट्रेवल करता है, पी वेव, और फाइनली यहां मिलता है। इसका मतलब पी वेव इस एरिया में पी वेव नहीं आता, तो इस एरिया को पी वेव का शैडो जोन कहते हैं। पी वेव का शैडो जोन कहते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं 105 डिग्री और 145 डिग्री। मतलब जहां अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, जहां पे फोकस है, जहां पे एपिसेंटर है, वहां से 105 डिग्री आप राइट और लेफ्ट में जाओ तो वहां तक पी वेव मिलेगा। फिर 105 से 145 तक आपको पी वेव नहीं मिलेगा। यदि यहाँ मशीन रखो तो आपको पी वेव, ये डिवाइस रखो तो यहाँ पे आपको पी वेव जनरेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 145 के बाद यहाँ पी वेव जनरेट होता है। तो ये एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि अंदर में अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। एक तो ये इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये देता है कि पी वेव कहां से कहां तक जनरेट होता है, ठीक है। अब एस वेव की बात करते हैं, एस वेव की बात करते हैं, एस वेव की बात करते हैं। एस वेव हम लोग जानते हैं सिर्फ सॉलिड में चल सकता है, ठीक है। सॉलिड वाला ऊपर वाला ही पोर्शन होता है, ये लिक्विड होता है, हम लोग सब जानते हैं, तो इससे ट्रेवल करेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए 0 से 105 तक ही आपको एस वेव मिलेगा डिवाइस पे, बाकी उसके बाद पूरा शैडो जोन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एस का जो शैडो जोन है वो काफी ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू पी का शैडो जोन, ठीक है। हाँ, ये अब अंडरस्टैंड कर लिए शैडो जोन क्या होता है। अब ये थोड़ा अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ऊपर वाला ये ओशियन है, ये देखो ये लैंड है, ऊपर वाला क्रस्ट हम लोग देखे ना, ये अर्थ है, सपोज ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। तो ये आपका कोर है, आउटर कोर, इनर कोर। इसका लेंथ दे रखा है 2200 किलोमीटर, और ये 1270 किलोमीटर थिक है। और फिर उसके बाद ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। उसके बाद फिर मेंटल का भी हम लोगों ने देखा, ये मेंटल है, मेंटल का ये पोर्शन हमने देखा, ठीक है। मेंटल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जो कि पार्शियली मेल्टेड होता है। एक्चुअली में जितने वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो उसका मैग्मा यहीं पे होता है, ठीक है, यहीं से वो बाहर निकलता है। तो एस्थेनोस्फेयर पार्शियली मेल्टेड, मतलब पार्शियली मेल्टेड हम लोग कह सकते हैं कि मेंटल का वो पोर्शन है जहां पे मैग्मा होता है, जिसके थ्रू लावा निकलता है, ऊपर की ओर जाता है। और नीचे का जो मेंटल हमने देखा वो सॉलिड फॉर्म में है। ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है, ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है। जैसे यहाँ पे क्रस्ट है, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। तो ये एक क्रस्ट यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो गया और मेंटल स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए इस लाइन को हम लोग ये मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है कि ये लेयर के ऊपर मेंटल है और इस लेयर के नीचे आपका कोर है, तो इसीलिए ये जो है वो थोड़ा डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस कर रहा है मेंटल में। यहाँ मेंटल खत्म हो गया, यहाँ से कोर चालू हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसी में इसको समझ लिया, इसी में इसको समझ लिया, इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रोपगेशन ऑफ अर्थ क्यूब वेव्स ये बता रहा है कि अर्थ क्यूब जो पी वेव है आपका, जो एस वेव है, जो सरफेस वेव है, ठीक है, हाँ सरफेस वेव, ये प्रोपगेट कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है वाइब्रेशन द बॉडी ऑफ रॉक्स, ठीक है, अकर्स इन विच द वेव ट्रेवल। हमने कहा कि जैसे ये रॉक है, रॉक से कोई वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसके जो बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट करेगी वो, ठीक है, इम्पैक्ट डालेगी इस बॉडी पे, जो वेव्स क्रिएट कर रही है।
कहता है कि पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, मीन्स जो वेव का जो डायरेक्शन है वाइब्रेट पैरेलल करता है कि ये ऐसे ऐसे देख सकते हैं हम लोग। ये जो मटेरियल है, जो मटेरियल के जो पार्ट्स हैं, जब वेव ट्रेवल करता है तो पार्ट्स आगे पीछे ऑसिलेट करता है, आगे पीछे ऑसिलेट करता है, ठीक है। और वेव का डायरेक्शन भी ये है, वेव का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करता है उसी डायरेक्शन में रॉक का जो मटेरियल है, उसका जो पार्ट है, पार्टिकल्स, वो आगे पीछे ऑसिलेट करता है जब ये वेव ट्रेवल करती है। तो हम लोग कहते हैं कि ये पी वेव है। पी वेव है क्यों? क्योंकि पी वेव में जो पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहा है वो टू एंड फ्रो कर रहा है, ठीक है। मटेरियल में सपोज कहीं पे ये आया, कहीं पे ये आया, फिर कहीं पे ये आया, फिर कहीं पे ये आया, यानी कि टू एंड फ्रो मटेरियल आगे पीछे हो रही है। इसीलिए उस मटेरियल में, उस रॉक्स में जिससे वेव ट्रेवल कर रहा है, पी वेव ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल, ये स्ट्रेच हो गया और ये स्क्वीज हो गया। स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो पी वेव ट्रेवल करती है तो वो अर्थ का जो रॉक का जो मटेरियल्स जो है, जो पार्टिकल्स है, वो टू एंड फ्रो करती है, इसीलिए उसमें स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, ठीक है, वाला जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि एस वेव और सरफेस वेव की बात करें तो वो परपेंडिकुलर, एस वेव और सरफेस वेव की हम बात करें तो वेव ऐसे जा रहा है, बट जो पार्टिकल हैं रॉक्स के वो ऊपर नीचे, अप एंड डाउन मतलब ऑसिलेट कर रही है, आगे पीछे नहीं। पी वेव में वो आगे पीछे ऑसिलेट कर रही थी, इसीलिए ऐसा सीक्वेंस आ रहा था स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग का। बट इसमें एस वेव और सरफेस वेव में परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो प्रोपगेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर मटेरियल ऑसिलेट करता है, ठीक है, प्रोपेगेटिंग, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ट्रफ एंड क्रेस्ट मटेरियल में डेवलप करता है। हाँ, बोल सकते हैं ये क्रेस्ट एंड ट्रफ डेवलप हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं जब मटेरियल ऊपर नीचे, जब पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। तो शैडो जोन की बारे में हमें बात कर लिया, ऊपर देख लिया हम लोगों ने शैडो जोन क्या होता है। फिर उसके टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक का क्या टाइप्स होता है। जनरली टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो कि बहुत कॉमन है, क्या होता है मैंने बताया, प्लेट्स वाले जो होते हैं अर्थक्वेक, बहुत सारे प्लेट से बने होते हैं ना अर्थक्वेक, जो अर्थ का सरफेस होता है वो प्लेट से बना होता है, और वो प्लेट के अलोंग फॉल्ट होता है, उसी के अलोंग एनर्जी यहाँ स्टोर होती है, और यही एनर्जी रिलीज होती है वेव के फॉर्म में चारों तरफ। तो सबसे कॉमन है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं उससे जो जनरेट होती है, स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलोंग द फॉल्ट लाइन, हमने पहले डिस्कस किया इसमें। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, जैसे कहीं पे वोल्केनो आया, सपोज ये अर्थ का सरफेस है और कहीं पे यहाँ पे वोल्केनो निकला नीचे से, ऐसे बाहर जो प्रोसेस निकलती है, जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस है मैग्मा का लावा के फॉर्म में, ठीक है, इसके कारण भी अर्थक्वेक जनरेट होता है, शेकिंग होती है अर्थ में, इसके कारण भी। फिर एक कोलैप्स अर्थक्वेक होता है। कोलैप्स अर्थक्वेक, सपोज आप माइनिंग कर रहे हो, सपोज इस एरिया में आप माइनिंग कर रहे हो, ये ऐसा आपका सरफेस था, यहाँ से आप माइनिंग करना स्टार्ट किए, और ये माइनिंग करते करते अंदर तक ये चले गए माइनिंग करते करते, तो ये जो ऊपर वाला रूफ है वो कोलैप्स कर सकता है ओवर द टाइम, इसीलिए उसके कारण से वाइब्रेशन अर्थ में क्रिएट हो सकता है सरफेस में, उसी को कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक्सप्लोजन अर्थक्वेक है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या है, आप न्यूक्लियर या केमिकल डिवाइस एक्सप्लोजन जब करते हो, जैसे न्यूक्लियर बम छोड़ दिया या केमिकल कोई एक्सप्लोसिव बम छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है कि सपोज यहाँ आप न्यूक्लियर डिवाइस या न्यूक्लियर जो बम होता है उसको आपने छोड़ा, तो उसके कारण पूरे अर्थ में शेकिंग डेवलप होता है, ठीक है, पूरे अर्थ में शेकिंग डेवलप होता है, उसके कारण भी अर्थक्वेक डेवलप हो सकता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। फिर रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर होता है कि अर्थ के सरफेस पे वाटर जनरेट कर लेना, बहुत सारा वाटर स्टोर करके रखना, ठीक है,
ये रिजर्व है। तो ये एक बहुत बड़ा मास, आप देखो एक जगह आपने ये किया है, इसमें यदि थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस आता है, सपोज आपका रिजर्व टूट जाता है या रिजर्व में ठीक है, हाँ, किसी तरह का और कुछ डिफेक्ट्स आ जाती है जिसके कारण ये पूरा निकल के इसमें से पानी बह जाता है, तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि मास ऊपर से हटता है। जब मास ऊपर से हटता है तो अचानक से जो ऊपर फोर्स एक लग रहा था वो अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से एक वेव जनरेट होती है, वो अर्थक्वेक वेव्स होता है, और जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये रिजर्व इंड्यूस्ड अर्थक्वेक वेव्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि मेजर कैसे करता है अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, स्केल, सपोज यहाँ अर्थक्वेक आया और अपन यहाँ डिवाइस रखे हैं, कौन सा डिवाइस होगा और डिवाइस पे क्या रीडिंग होगी जिससे हम जाने कि अर्थक्वेक आया है, इस इंटेंसिटी का आया है या ये कितना इम्पैक्टफुल आया है, उसको देखते हैं। कहता है कि मैग्नीट्यूड एक मेजर करते हैं रिचेस्ट स्केल पे 0 से 10 जिसकी रीडिंग होती है, रिचेस्ट स्केल पे मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं रिचेस्ट स्केल पे, एमआर मैग्नीट्यूड रिचेस्ट स्केल पे 0 से 10। ठीक है, एमआर। और ये एक्चुअली में क्या मेजर करता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, यानी कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है यहाँ से, वो मेजर करता है ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिचेस्ट स्केल ये मेजर करता है। फिर एक मेजर करते हैं इंटेंसिटी जो कि मेजर करते हैं मरकाली स्केल पे, यानी IM, इंटेंसिटी इंटेंसिटी मेजर करते हैं मरकाली स्केल पे। तो इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी होता है कि कितना विजिबल डैमेज कर रहा है ये जो वेव्स जनरेट हुए, वो कितने बिल्डिंग्स तोड़ रहा है, कितने पोल्स, कितने माउंटेन्स, कितने रिजर्वायर को ये अफेक्ट किया, कितने लोगों को अफेक्ट किया, उसे इंटेंसिटी कहते हैं कि कितने इंटेंसिटी में इम्पैक्टफुल रहा है अर्थक्वेक, उसको मेजर करते हैं मरकाली से। ठीक है, ये इसका स्केल होता है 1 से 12 यूनिट होता है मरकाली पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक हम लोग देख सकते हैं। अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, जब अर्थ शेक करेगा, सपोज ये अपना अर्थ है, ये जब शेक किया तो इस पे बिल्डिंग्स, टावर्स जो भी होंगे सब टूटेंगे। ठीक है, फ्लड आएंगे, अगर रिजर्वायर टूट गया तो फ्लड आ गया, यदि मान लो कोई रिवर है, रिवर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, यदि हम माउंटेन्स वगैरह में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो लैंडस्लाइड आ सकता है। सुनामी हमने पहले भी डिस्कस किया, सुनामी होता क्या है, एक्चुअली में सुनामी अर्थक्वेक नहीं है, बट अर्थक्वेक द्वारा एक फिनोमेना है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। 2004 में इंडिया में आया था, सबको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग था वो। कि होता ही है कि सपोज ये प्लेट है, सपोज ये ऐसे देख सकते हैं कि सपोज ये प्लेट है, ठीक है, प्लेट है, इसके ऊपर ये पानी है, ओशन है। अब ये प्लेट जो नीचे है, ओशन फ्लोर जिसे बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर यदि ये स्लाइडिंग हो जाए, इस पोर्शन की, ये पोर्शन की यदि स्लाइडिंग हो जाए नीचे और ये फाइनली ऐसा बन जाए, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो वाटर था, ये वाटर था नीचे आएगा और इसके कारण से एक वेव जनरेट होगा यहाँ पे, और वही वेव जब आगे ये चलेगी और शोर तक पहुंचेगी, जब कोस्ट तक पहुंचेगी तो बहुत सारा डिवास्टेशन लाएगी। ठीक है, उसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं, उसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। ठीक है, ओके। ट्रेमर, जनरेटेड बाय ट्रेमर, ये एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। ओशन वेव जनरेटेड बाय ट्रेमर एंड नॉट एन अर्थक्वेक इटसेल्फ। मैंने बोला वो अर्थक्वेक नहीं होता है, बट वो अर्थक्वेक के कारण एक वेव जनरेट होता है उस पे, सरफेस पे। वो जब ट्रेवल करता है ओशनिक सरफेस पे और जब कोस्ट तक पहुंचता है, किनारे तक पहुंचता है, तो डिवास्टेशन लाती है। ऑयल लिक्विफेक्शन, ऑयल लिक्विफेक्शन क्या होता है, सॉइल, इट्स ये ऑयल नहीं है, ये सॉइल लिक्विफेक्शन है। सॉइल लिक्विफेक्शन यानी कि सपोज ये सॉइल है ना, इसमें आप पानी डालते जाओ तो ये एक लेवल आएगा जब ये सैचुरेट हो जाएगा पानी से और ये फ्लो करने लग जाएगा,
लिक्विड फॉर्म की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। वैसे ही जब आपका सपोज आपका कोई घर बना है किसी चीज पे या बिल्डिंग है, इसके नीचे जो मिट्टी है उसमें इतना पानी आप डाल दो कि ये लिक्विड फॉर्म में हो जाए, तो ये फ्लो करने लगी तो आपका घर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका बिल्डिंग वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि सॉइल लिक्विफेक्शन भी हो सकता है जब सैचुरेटेड सॉइल फ्लो लाइक वाटर, ठीक है। तो अर्थक्वेक होगा, सपोज रिजर्वायर टूटा, उसके पानी बहे, फ्लडिंग आए, फ्लडिंग के कारण सॉइल लिक्विफेक्शन हुआ, फिर उसके बाद बिल्डिंग वगैरह खत्म हुई। एवलेंस, फ्लो ऑफ स्नो डाउन द माउंटेन। जैसे एवलेंस क्या होता है, एवलेंस भी हो सकती है जब सपोज ये माउंटेन है, हिमालय है, यहाँ पे ये आपका बर्फ है, स्नो है, ठीक है। अब ये जब शेकिंग होगी तो ये स्नो भी तो फ्लो हो सकता है, ठीक है। उसी को तो बोल रहे हो कि एवलेंस, फ्लो ऑफ द स्नो डाउन द माउंटेन, ठीक है। तो ये सब इम्पैक्ट है अर्थक्वेक के, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अर्थक्वेक का जो हम लोग रिचर स्केल पे मेजर करते हैं ना मैग्नीट्यूड, वो 8+ मैग्नीट्यूड बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। यूजुअली जो अर्थक्वेक होता है ये फॉल्ट के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटर, हम सबको पता है कि जो अर्थक्वेक होता है, जो फॉल्ट होती है हमारे प्लेट्स में, जो फॉल्ट्स होती है, ठीक है, जहां जहां फॉल्ट्स है वो देखेंगे आगे की फॉल्ट्स कहां कहां पाया जाता है। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्या है, जैसे मैं बताऊं, ये कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। इसका ये वर्जन देखो, ये सॉलिड फॉर्म में है, इनर कोर, ये सॉलिड फॉर्म में है, इनर कोर, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। फिर मैंने ये देखा था, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, मेंटल का नीचे वाला पोर्शन सॉलिड फॉर्म में, स्टेनोस्फेयर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जहाँ पे मैग्मा होता है जो ऊपर फ्लो के लावा फ्लो करती है, ठीक है। फिर ये क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, देख लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या। क्रस्ट देखिए, आउटर मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट, ये हम लोग जानते हैं। क्रस्ट जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ब्रिटल होता है। अब क्रस्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, सपोज ये आउटर लेयर, ये अर्थ है और ये अर्थ है, और सपोज ये आपका कोर, मेंटल और क्रस्ट है। तो क्रस्ट भी दो तरह के होते हैं, जहाँ पे सपोज माउंटेन है, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह है, आप खेती वगैरह करते हो, तो ये सब कॉन्टिनेंटल कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है। और जहाँ पे सपोज सी है, समुद्र है, ठीक है, हाँ पानी है, समुद्र है, तो उसको कहते हैं कि ये ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट भी दो तरह के बोल रहा है, कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंटल ऑब्वियसली थिक होगा, आप देखो यहाँ से कॉन्टिनेंटल ऑन एन एवरेज थिक होगा, और ओशियनिक जो होगा ये ऐसे समझो, देखो ये सपोज मेरा ये सपोज ओशियन के वाटर है, ये ओशियन का नीचे वाला फ्लर है क्रस्ट का, यहाँ से मेंटल चालू होता है, और ये क्रस्ट वाला पोर्शन है ऊपर, ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, तो ये लैंड है, ठीक है। तो ये देखो, इसकी ऑन एन एवरेज हाइट, इस वाला जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उनकी ऑन एन एवरेज जो थिकनेस वो ज्यादा है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, इसकी थिकनेस बहुत कम है। तो हम लोग यही कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो होता है क्रस्ट वो थिकर होता है, अप्रोक्स 30 किलोमीटर एवरेज थिकनेस है, और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो थिनर होता है, 5 किलोमीटर एवरेज थिकनेस है। ये वाटर है ओशियन का। मेंटल मोर डिस्कंटिन्यूटी, मैंने पिछले स्लाइड में देखा था मोर डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है। ये कहता है कि जो मेंटल होता है, ठीक है, ये मेंटल जो वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मेंटल, ठीक है, ये जो मेंटल वाला पोर्शन है वो 29, ये कोर, ये मेंटल, ये क्रस्ट, मेंटल, ये कोर। तो मेंटल का जो ये लेंथ बता रहे हैं वो बता रहे हैं ऑन एन एवरेज इतना किलोमीटर का होता है। अपर पोर्शन जो मेंटल का अपर पोर्शन होता है उसको स्टेनोस्फेयर कहते हैं, स्टेनोस्फेयर कहते हैं, जो कि अराउंड 400 किलोमीटर तक का होता है। अब कोर की बात करते हैं, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। जैसे मैंने देखा ना एस वेव और पी वेव का जो मैंने शैडो जोन देखा था, वो कोर के लिक्विड सॉलिड होने पे ही इनकी शैडो जोन में चेंजेस आ रही थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक का जो वेव्स होता है वो कोर को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो कोर होता है उसे निफे लेयर भी कहते हैं, जो कोर है सपोज ये, तो इसे निफे लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकेल एंड आपका आयरन Fe मिलता है,
ठीक है, नीफे लेयर भी इसे कहते हैं। ये इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे नीचे सेंटर में बसा होता है। आगे देखते हैं और क्या है। अब वोल्केनोज के बारे में बात करना है, ठीक है। टाइप्स एंड लैंडफॉर्म्स। वोल्केनोज क्या होता है हम सबको पता है। वोल्केनोज इन जनरल ये सपोज अर्थ का सरफेस है, एस्थोनोस्फेयर ये है, एस्थेनोस्फेयर यहाँ पे ये मैग्मा है। ये जब एक वेंट के थ्रू जाके ऊपर मोल्टेन मटेरियल यानी कि यहाँ पे गला हुआ रॉक्स मेटल्स वगैरह है, मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है। एकदम हीट हॉट होता है ये लोग, ये सब बहुत ही ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। ये जब ऊपर आती है तो ये लावा के फॉर्म में, ये मैग्मा है, ये मैग्मा है, मैग्मा है और ये लावा है। ये लावा फॉर्म में ऊपर ये बहती है, तो ये या तो नया स्टोन बनाएगी, ठीक है। ये इसके बहुत सारा ये डस्ट गैस भी प्रोड्यूस करती है, हम लोग देखा है। और ये अलग अलग फॉर्म के होते हैं वो देखेंगे, और इससे क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं इंटरनल में और स्ट्रक्चर में। अर्थ के नीचे वाले एरिया में इसके कारण से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और अर्थ के ऊपर भी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। ये कहता है कि वोल्केनो लावा मोल्टेन फॉर्म बताया था मैंने, नीचे मैग्मा से ऊपर लावा के फॉर्म में ये अर्थ सरफेस है, ये फ्लो होती है, ठीक है। गैस भी आती है, नाइट्रोजन एंड सल्फर के कंपाउंड्स निकलते हैं, इसमें बहुत सारे गैस भी निकलते हैं, पोल्यूशन भी होता है। एसिड्स भी आते हैं, ठीक है। एक्टिव वोल्केनोस किसे कहते हैं? एक्टिव वोल्केनिक कहते हैं जो रिसेंट में ऐसा जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुआ हो उसे एक्टिव कहते हैं, अदरवाइज इनएक्टिव कहते हैं। मेंटल क्या होता है? वीकर जोन, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर का लिटरल मीनिंग होता है वीकर जोन। वीकर जोन इन द सेंस ये एस्थेनोस्फेयर है, मेंटल का वो पोर्शन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और वहीं पे सारा मैग्मा सीटेड होती है, वहीं से मैग्मा निकल के बाद में वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में लावा बनती है, ठीक है। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन है एक्टिव इनएक्टिव बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इरप्शन, दूसरा है सील्ड वोल्केनोज, हम लोग देखेंगे आगे। सील्ड वोल्केनोज किसे कहते हैं? कहता है ये सील्ड वोल्केनो है लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज एक्सेप्ट द बेसाल्ट फ्लो। बेसाल्ट फ्लो क्या होता है कि एक प्रोविंस वो बना देता है, जैसे सपोज यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं चारों तरफ, तो ये इतना लिक्विड होता है, इतना फ्लूइड होता है कि हजारों किलोमीटर तक ये फ्लो होता है चारों डायरेक्शंस में, ठीक है, फ्लो होता है। और उसके ये तो मोल्टेन रॉक होता है, जब ठंडा होता है, कूल होता है तो सॉलिडिफाई होता है, तो प्रोविंस टाइप बन जाता है, स्टेट टाइप बन जाता है। आप देखो तो बहुत विशाल हजारों किलोमीटर में फैला होता है। इसलिए कह रहा है कि शील्ड वोल्केनो भी ऐसा ही होता है, बट उसकी साइज थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। ये प्रोविंस वाले की तरह नहीं होती है। बेसाल्ट फ्लो इसमें भी होता है, बट वो साइज उसकी कम होती है, ठीक है। अदरवाइज ये लार्जेस्ट होती है। अगर इसको छोड़ दिया जाए, प्रोविंस वाले को छोड़ दिया, बेसाल्ट फ्लो को छोड़ दिया जाए, तो शील्ड की जो साइज होती है, जितने एरिया में फैला होता है, बहुत बड़ा होता है। ये एग्जांपल है इसका हवाईयन वोल्केनो जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो यही है। मेड ऑफ द बसाल्ट फ्लूइड सो नॉट स्टीप। अब स्टीप नहीं हो सकता क्योंकि ये इतना लिक्विड है। ये सपोज यहाँ से वोल्केनो निकल रहा है ना, ये अर्थ सरफेस है यहाँ, ठीक है। सपोज यहाँ से निकल रहा है, तो ये हाइट तो ये तभी अचीव करेगा जब ये जो निकल रहा है वो यहीं रहे। अगर ये मान लो निकलने वाला पूरा दूर तक फ्लो हो जा रहा है तो हाइट अटेन होगी नहीं। वो ये बात बोल रहा है कि जो शील्ड वोल्केनोज है उसमें जो बेसाल्ट का फ्लो होता है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे होता है, इसीलिए वो स्टीप नहीं हो पाता। स्टीप इन द सेंस कि उसकी साइज, ये हाइट नहीं हो पाती, हाइट कम रह जाती है, और ये इस फॉर्म में होता है, ऐसे इस फॉर्म में यहीं पे ये फ्लो होके रह जाता है इतना दूर तक, ऐसे ऐसे ऐसे, हाइट अटेन नहीं कर पाती। अब दूसरा बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो के बारे में। देखो, हालांकि ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, ये देखो हाइट अचीव नहीं होती, ये निकल के
ठीक है, और ये बहुत दूर तक ये चला जाता है, बहुत हाइट नहीं अचीव हुई, इसकी तरह हाइट नहीं अचीव हुआ है, ठीक है। ये आपका शील्ड वोल्केनो, ये मैग्मा, ये लावा यहीं से निकल के हो जाती है। फिर बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो से। कंपोजिट वोल्केनो में क्या है कि सपोज ये ऐसे निकला, तो ये चैनल है जिसके थ्रू मैग्मा फ्लो हो रहा है, ये चैनल जिसके थ्रू मैग्मा फ्लो हो रहा है, ये आपका मैग्मा यहाँ पे ये फ्लो होती है। तो ये होता ये है कि ये गया और एक लेयर ऐसे गिरा, ये ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाता, विक्सस होता है, थोड़ा विक्सस टाइप होता है, ठीक है, और ज्यादा दूर तक ये फ्लो नहीं होता। फिर बहुत दिन तक इस पे ऐश वगैरह जमा हुए, इस पे ऐश वगैरह जमा हुए, ठीक है। ये मोल्टेन मटेरियल था लावा वाला, फिर ऐश वगैरह जमा हुआ, डस्ट वगैरह जमा हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद ये फ्लो करता है, तो फिर ये मोल्टेन मटेरियल जमा हुआ, फिर इस पे ऐश वगैरह डेवलप होंगे, वेस्ट डेवलप होंगे, फिर ये थोड़े दिन बाद फ्लो करेगा, ये थोड़े टाइम बाद फ्लो करेगा। तो ऐसे करते करते इसकी जो हाइट होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है ओवर द टाइम, और फिर बाद में बोलने लगते हैं कि इसी पे एक सिंडर कोन डेवलप हुआ उसके वेंट के माउथ पे, ठीक है, ये वेंट जैसे वो होता है ना, तो ये एक सिंडर कोन इस पे डेवलप हो जाता है कि इसी पे फिर ये फ्लो होता है, फाउंटेन की तरफ फ्लो चल रहा है इधर, और ऐसे लेयर हाइट अटेन करते हुए जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये कंपोजिट वोल्केनो, ये देखो लेयर, अलग अलग लेयर है, ठीक है, अलग अलग लेयर है और हाइट बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं कंपोजिट हो गया, मल्टीपल लेयर होता है, सो माउंटेन अपीयर्स, देखा कि मल्टीपल लेयर होने के कारण, कंपोजिट वाले में मल्टीपल लेयर होने के कारण माउंटेन की तरह दिखता है, मल्टीपल लेयर होता है इसमें, मल्टीपल लेयर होने के कारण ये माउंटेन की तरह दिखता है, ठीक है, यहाँ पे कोन टाइप दिखता है। कैल्डेरा वोल्केनोस, ये कैल्डेरा की बात कर रहा है। कैल्डेरा क्या होता है एक्चुअली, देखते हैं। कैल्डेरा होता है वोल्केनो मोस्ट एक्सप्लोसिव, सो द मैग्मा चैम्बर ह्यूज एंड क्लोज, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। मैग्मा चैम्बर जो होता है जहां से एक्सप्लोजन होता है, जो वेंट होता है, इसका जो क्रेटर होता है जहां से निकलता है, ठीक है, वो और मैग्मा चैम्बर में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, इसलिए बहुत एक्सप्लोसिव होता है। जहां भी एक्सप्लोसिव हो रहा हो तो आप समझ लो कि मैग्मा चैम्बर उसके ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक में ही है, और ये आपका कैल्डेरा वोल्केनोस है, ठीक है, मोस्ट एक्सप्लोसिव, सो द मैग्मा चैम्बर ह्यूज एंड क्लोज टू इतना कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड द कैल्डेरा। ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया जो ये कोलैप्स डिप्रेशंस, जैसे ये टाइप ऐसे फ्लो किया, यहाँ मैग्मा है और ये जाके यही फ्लो कर रहा है, ऐसे जो कोलैप्स डिप्रेशंस हैं, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग कैल्डेरा, इसको कहते हैं कैल्डेरा। ये वाला पोर्शन देखो, दिखाता हूं मैं, ये कैल्डेरा, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, ये कैल्डेरा बोला इसने। मैंने बताया फ्लड बेसाइल प्रोविंस क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा एरिया में वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं और जो फैलता है, बहुत ही ज्यादा लिक्विड होता है, फ्लो होती है, फ्लूइड होती है, वो बह के बहुत ही एरिया में हो जाए तो कहते हैं कि फ्लड बेसाइल प्रोविंस, हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सीरीज ऑफ फ्लोज, ठीक है। हाँ, डेक्कन ट्रैप जो अपना महाराष्ट्र, पूरा जो महाराष्ट्र है इंडिया में, ये जो महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, ये सब वही है, लावा के थ्रू बना हुआ है, ये फ्लो के प्रोविंस, ये फ्लड बेसाइल प्रोविंसेस बेसाल्टिक है, ठीक है। सपोज ये लैंड है, ये ओशन है, ये आपका मेंटल है, यहाँ पे ये लैंड है, ये ओशन है, ये आपका ये ओशन है, ये ओशन का बेस है, ठीक है। यहाँ पे भी तो ये हो सकती है माउंटेन्स, ठीक है, रिजेस, यहाँ भी तो माउंटेन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, पानी के नीचे ही। तो इसमें जब फ्लो होगा, ये इसमें जब
और यहाँ पे सपोज ये आपका ये है मैग्मा है, और यहाँ जो लावा फ्लोर है, तो इसी को कहते हैं मिड ओशियनिक रिजेस वोल्केनोज, जो ओशियन में वोल्केनोज हैं, ठीक है। हाँ, जैसे पैसिफिक ओशियन में माना जाता है कि ओशन पैसिफिक में और अटलांटिक में मानते हैं कि एक सीरीज ऑफ ऐसे ऐसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, थाउजेंड्स किलोमीटर्स तक, जहाँ से ये फ्लो होता है वोल्केनो, और इसकी हाइट बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वही मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है, MOR, मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। जो ओशियन में जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है उसे मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। आगे देखते हैं। लैंडफॉर्म्स, अब लैंडफॉर्म्स के बारे में देखें कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, देखते हैं। लैंडफॉर्म्स के बारे में देखते हैं। लैंडफॉर्म में क्या है, इंट्रूसिव, ठीक है, लावा ऑन द कूलिंग साइड। जैसे क्या होता है कि सपोज ये सरफेस है, यहाँ पे आपका मैग्मा है, यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट, ठीक है, और ये यहाँ पे ये गिर रहा है आपका लावा, ये मैग्मा है, ये लावा है। तो होता यह है कि ये फ्लो होने के दौरान जो चैनल है, इससे कई बार मटेरियल जो है इससे निकल जाता है, ठीक है। कई बार मटेरियल ऐसे निकल जाता है, कई बार ऐसे निकल जाता है, कई बार देखने को मिलता है ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे। ये अंदर में जो इन सब मटेरियल के कारण स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग इंट्रूसिव स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं लावा ऑन कूलिंग इनसाइड द क्रस्ट develops into the igneous rock and it is of the different form, अलग अलग फॉर्म का होता है, हम लोगों ने देखा। and extrusive, जब बाहर निकल के जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये बाहर निकल के जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, एक्सट्रूसिव फॉर्म कहता है। कूलिंग एट द सरफेस इज कॉल्ड द वोल्केनिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है, वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। जो बाहर वाला है ना उसे वोल्केनिक रॉक, जो वोल्केनिक से निकल के रॉक्स बना उसको वोल्केनिक रॉक। बैथोलिट्स की बात करता है अलग अलग, ये एक डोम्स होता है, कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर, ठीक है, कहता है इक्वल टू ग्रेनाइट बॉडी। ये क्या कहता है, जो बैथोलिक, अब देखोगे बैथोलिट्स होता है कि सपोज ये सरफेस है, ये मैग्मा है, तो ये मैग्मा का ही जो पोर्शन कूल हो जाता है, सपोज ये पोर्शन ये कूल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, लिक्विड नहीं रहा, कूल हो गया, तो इसी को अपन ये बोलते हैं कि बैथोलिट से है, ठीक है। फिर उसके बाद कूल पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर, ठीक है, ये ग्रेनेटिक बॉडीज होते हैं, ठीक है। लैकोलिस क्या होता है, डोम से विद द लेवल बेस कनेक्टेड। जैसे ये है सपोज, ये एक तो चैनल ये था, इसके थ्रू जाके फ्लो हो रहा है, कोई मटेरियल ऐसे हो रहा है फ्लो, कोई मटेरियल ऐसे जाके सॉलिडिफाई हो गया, कोई सपोज ये इसी से चैनल किया है और ऐसे जाके फ्लो, ऐसे जाके हो गया, ऐसे सॉलिडिफाई हो गया है। जो चैनल इससे तो कनेक्टेड है मैग्मा से, बट ये जाके किसी स्ट्रक्चर पे एक डोम शेप में सॉलिडिफाई हो गया है, उसे हम लोग लैकोलिट्स बोलते हैं। डोम शेप विद द लेवल बेस, ये बेस लेवल है, ये बेस इसका लेवल है, विद द लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय, ठीक है, पाइप, ये पाइप से कनेक्टेड है मैग्मा से। तो लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा, हाँ ये लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा भी हो सकता है, कह सकते हैं। अगर ये सरफेस का लेयर हट जाए, ठीक है, तो ये दिखने लगेगा। लैपोलिट्स, अब लैपोलिट्स की बात करते हैं। लैपोलिट्स होता है वेट सॉसर शेप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कॉनकेव डायरेक्शन, ये होता है। सपोज ये सरफेस है, ये मैग्मा है, ये सॉसर शेप ऐसा होता है, सॉसर शेप, ठीक है। तो ये पोर्शन को लैपोलिट्स ये बोल रहे हैं, ये पोर्शन को लैपोलिट्स बोल रहे हैं। जो सॉसर शेप हो गया ना, ये इसको बोलते हैं अपन लैकोलिट्स, लैपोलिट्स, ठीक है। अब फैकोलिट्स कहता है वेवी मास ऑफ द, ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है, कहता है सिंक्लाइन एंड इंक्लाइन। जैसे वेवी मास, सपोज ये और ये पोर्शन आपका बन गया ना, ये सपोज जाके ऐसे सॉलिडिफाई हो गया सपोज, तो यही वेवी मास हो गया ना, एंटीक्लाइंस और जो बोलते हैं सिंक्लाइंस, ठीक है, हम एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस बन गया, इसका वेवी मास वेव की तरह हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ, ठीक है। सेल्स बोलते हैं जब ये पोर्शन और ये पोर्शन ऐसे जाके सॉलिडिफाई हो जाए, ऐसे सॉलिडिफाई हो जाए तो कहते हैं
सेल्स क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। ये जो कहते हैं थिनर इज कॉल्ड द शीट एंड थिकर इज कॉल्ड द सेल्स, ठीक है। हाँ, जो शीट की तरह भी अगर होने लगे, जो पतला वाला होता है, सपोज ये शीट की तरह हो जाए, वेट, ये अर्थ सरफेस है, ये लेयर है, ये मैग्मा है। सपोज ये अगर बहुत ज्यादा ये हो जाए, बहुत ज्यादा थिक हो जाए, है ना, तो ये कहने लगता है कि शील्स है। और जब ये पतला रह के, थिन रह के एक प्लेट की तरह हो जाए, तो इसे कहते हैं शीट टाइप जो कहते हैं ना, उसी को सेल्स इसे भी कहते हैं, वो तो शीट टाइप का है। डाइक्स या परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड ये जो है इसके परपेंडिकुलर में ये अर्थ है, ये चैनल है, ये मैग्मा है, ये लावा है। कहता है जब इसके परपेंडिकुलर में ऐसे मटेरियल, ये जब इसके परपेंडिकुलर में ये मटेरियल ये ऐसे सॉलिडिफाई होने लगे परपेंडिकुलर वाला, तो इसे कहते हैं डाइक्स। ये इंट्यूसिव स्ट्रक्चर्स हैं, इंट्यूसिव जो हम लोग अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बारे में। ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।